राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्कूलों की तुलना पाकिस्तान के उन मदरसों से की है जिनसे धार्मिक कट्टरपंथी और आतंकवादी पैदा होते हैं। आजादी के बाद हमारे देश में दो तरह के स्कूल थे, पहला कॉन्वेंट स्कूल और दूसरा सरकारी स्कूल। कॉन्वेंट स्कूलों में पश्चिमी संस्कार और ईसाई धर्म का प्रभाव था, जबकि सरकारी स्कूलों की शिक्षा का चरित्र स्पष्ट नहीं था। राष्ट्रवाद कहीं पर भी नहीं दिखता था। देश की शिक्षा में आजाद देश का राष्ट्रवादी चरित्र कहीं नहीं था। इस कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वर्ष 1952 में पहला सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल शुरू किया था। यहां भारतीय संस्कारों के साथ पहली बार शिक्षा शुरू की गई। स्कूल से बाहर संघ ने शाखाओं का विस्तार किया, जिनमें स्वयंसेवक हुआ करते थे और उनका काम देश में राष्ट्रवादी सोच का विकास करना था। यह जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई, ये बहुत धीमी थी लेकिन मजबूत थी, और अब करीब 72 साल के बाद उन प्रयासों का फल सामने आ रहा है। देश में अब ऐसे लोग आगे आ रहे हैं जो खुद को पहले भारतीय कहते हैं और फिर कुछ और। उन्हें भारत की खुशी में खुशी होती है और भारत के दुख में दुख। ये लोग राजनीतिक विचारधारा के चक्कर में देश का विरोध नहीं करते, लेकिन अंग्रेजी वाली सोच और कॉन्वेंटवादी संस्कार वाले जो लोग हैं वो इनका विरोध करते हैं। कॉन्वेंट वाली शिक्षा और भारत वाली सोच के बीच जो भारत खड़ा है, उसका हमने आज एक विश्लेषण किया है। वो आज आप जरूर देखिएगा और इस सवाल का जवाब अपने मन में सोच कर रखिएगा कि आप अपने जन्मदिन पर हमेशा केक क्यों काटते हैं, केक पर मोमबत्ती क्यों रखते हैं और अपने जन्मदिन पर दिया क्यों नहीं जलाते हैं। आप में से कई लोग इस समय डिनर भी कर रहे होंगे। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक व्यक्ति हर दिन 2.5 किलोग्राम खाना खाता है और पूरे साल में 50 किलो खाना बर्बाद करता है। यानी एक व्यक्ति हर दिन 150 ग्राम खाना अपनी थाली में ही छोड़ देता है। पूरी दुनिया में खाने की बर्बादी एक बहुत बड़ी समस्या है और दुनिया भर में हर साल कुल भोजन का 17% हिस्सा खराब हो जाता है। यह भूखे की थाली से खाना चुराने जैसा अपराध है। आज हम लोगों के थाली में खाना छोड़ने की आदत का एक विश्लेषण करेंगे और सबसे आखिर में आपको मुंबई में रिलीज हुई नई फिल्म टैक्स चोर का एक और ट्रेलर दिखाएंगे। 350 करोड़ के घोटाले की हीरोइन तापसी पन्नू से आज पुणे के होटल में 6 घंटे तक पूछताछ हुई है। उनके दिल्ली और मुंबई के 4 घरों में छापेमारी जारी है और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप के बैंक खातों में छिपा हुआ एक्शन भी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद 294 में से 291 सीटों पर नामों का ऐलान किया, जबकि 3 सीट सहयोगी दल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ दिए हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगी। टीएमसी ने अलीपुर द्वार सीट से स्वागत चक्रवर्ती को टिकट दिया है। सिलीगुड़ी सीट से प्रोफेसर अनिल प्रकाश मिश्र उम्मीदवार होंगे। कल्याणी सीट से डॉक्टर रविंद्रनाथ बिस्वास, आरामबाग सीट से सुजाता मंडल खान को टिकट मिला है और शिवपुर सीट से क्रिकेटर मनोज तिवारी टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने टिकट बंटवारे में धार्मिक और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश भी की। ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में 42 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, 50 महिलाओं को टिकट दिया है, 79 एससी उम्मीदवार, 17 एसटी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इसके अलावा 23 मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने हमला बोला। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि ममता पहले ही हार मान चुकी हैं। ये नंदीग्राम से दीदी लड़ेंगे, उस स्टेज से बोल के आई है और वहाँ पे जो वहाँ की भूमिपुत्र है शुभेंदु अधिकारी, वो कह दिया है, चैलेंज ले लिया है कि कम से कम 50,000 वोट से हराएंगे। 2011 और 2016 में ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने टॉलीगंज से भी चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो टॉलीगंज से भी चुनाव लड़ सकती हैं। टॉलीगंज और विश्वास टालीगंज और विश्वास हालांकि बाद में टीएमसी ने कहा कि ममता बनर्जी मजाक कर रही थी। असम विधानसभा चुनाव के लिए 126 में से 70 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। असम में बीजेपी 92 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी का सहयोगी दल असम गण परिषद 26 सीट पर और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल
8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलायंस असम गण परिषद और यूपीपीएल के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का फैसला किया। सीटों का भी तालमेल हो चुका है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल माजुली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आज नॉर्थ ईस्ट के लोगों में विश्वास है, भरोसा है मोदी जी का ऊपर। बीजेपी ने 11 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया है। असम सरकार के वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को जालुकबाड़ी से टिकट दिया गया है। आराम से बहुत बढ़िया सरकार बनेगा। इस टाइम भी जब चुनाव शुरू हो जाएगा तब मैं टारगेट बता दूंगा, बट सरकार बढ़िया से होगा। असम बीजेपी अध्यक्ष रंजीत दास को पठार झाड़कुशी से टिकट दिया गया है। बॉलीवुड में 350 करोड़ की टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई का तीसरा दिन है। अभिनेत्री तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से पुणे के होटल में अलग अलग 6 घंटे से अधिक पूछताछ हुई। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने तापसी पन्नू के मुंबई और दिल्ली के 4 ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग के अधिकारी तापसी पन्नू के घर से मिली 5 करोड़ की नकद रसीद पर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं। अनुराग कश्यप के बैंक खाते की 3 एंट्री को लेकर दिए गए जवाब से भी अधिकारी संतुष्ट नहीं दिखे। जानकारी मिली है कि 20 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बनाकर टैक्स चोरी की गई। टैक्स चोरी के लिए तापसी पन्नू को 5 करोड़ कैश दिए गए। 2018 में फैंटम बंद दिखाई गई, फिर भी खातों से लेन देन हुआ। फैंटम के खाते से अनुराग कश्यप ने 16 करोड़ का घर खरीदा। फैंटम के खाते से तापसी ने घर का इंटीरियर डिजाइन कराया। खबर यह भी है कि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप ने कुछ दिन पहले ही अपने मोबाइल फोन से कुछ डेटा डिलीट किया, जिसे रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई पर सियासत तेज हो गई। शिवसेना ने सामना में संपादकीय लिखकर पूरे मामले को किसान आंदोलन से जोड़ा। सामना में लिखा कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने की सजा मिल रही है। जिसने भी बात की है और ट्वीट किया है या सोशल मीडिया पर व्यक्त की है, वो आज गुनहगार या अपराधी माने जाते हैं। उनको ईडी, इनकम टैक्स या और एजेंसी का सामना करना पड़ता है। ये लोकतंत्र का कौन सा घिनौना चेहरा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई को अघोषित आपातकाल बताया। अघोषित आनी बानी को उन्हें तुरंत रोकना चाहिए। यहाँ पर अपना मत रखने का अधिकार हर एक जनता को है, लेकिन वो आवाज दबाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। जबकि बीजेपी ने कार्रवाई को सही ठहराया। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक समेत 33 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें से 8 आरोपी अब भी जेल में बंद हैं। 11,700 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट में बरामद किए गए ड्रग्स, इकट्ठा किए गए सबूतों और अब तक की गई जांच का ब्यौरा शामिल है। चार्जशीट में 200 से ज्यादा गवाहों के बयान भी हैं। इसके अलावा 50,000 पन्ने डिजिटल फॉर्मेट में कोर्ट में दिए गए हैं। I cannot share the details. एनसीबी अधिकारियों के मुताबिक जांच के आधार पर जल्द ही एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी कोर्ट में पेश की जाएगी, जिसमें कई और बड़ी अभिनेत्रियों के नाम हो सकते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अपने जन्मदिन पर केक क्यों काटते हैं? केक पर मोमबत्तियां क्यों लगाते हैं? यह आपको किसने बताया कि आपके बर्थडे पर केक काटने की परंपरा है, जन्मदिन पर मोमबत्तियां बुझाने की व्यवस्था है? यह जरूर आपको कॉन्वेंट स्कूल्स ने या मिशनरी स्कूल्स ने सिखाया होगा या किसी और को सिखाया होगा, और धीरे धीरे जिसने सबसे पहले इसको सीखा होगा, धीरे धीरे उसने इसे पूरी व्यवस्था पर लागू कर दिया होगा। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि भारत में क्रिसमस, दिवाली जितना बड़ा त्योहार कैसे हो गया? यह परंपरा भी क्रिश्चियन स्कूलों से शुरू हुई और उसके बाद फैलती चली गई, लेकिन किसी ने भी कभी भी इस पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और शुरू में ही मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं। अगर आपको केक काटना अच्छा लगता है, आप जरूर केक काटिए। आप केक खाना चाहते हैं, यह आपकी मर्जी है। आप अपने जन्मदिन पर खीर खाना चाहते हैं, यह आपकी मर्जी है। आप मोमबत्तियां बुझाकर मनाना चाहते हैं या दिए जलाकर मनाना चाहते हैं अपना जन्मदिन, यह सब आपके ऊपर है। और हमें क्रिसमस मनाने पर भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये कुछ सवाल हैं
जो आज आपको अपने आप से जरूर पूछने चाहिए। अब अगर मैं आपसे यह पूछूं कि एक ऐसा स्कूल जो आपको देशभक्ति सिखाता है, राष्ट्रवाद सिखाता है, एक ऐसा स्कूल जहां की प्राथमिकता में सबसे ऊपर भारतीय संस्कार हो, जिसके कैंपस में भारत माता की तस्वीर और अखंड भारत का नक्शा होना जरूरी हो, जहां की प्रार्थना में शिक्षा की देवी सरस्वती की वंदना अनिवार्य हो, अगर आपको ऐसे स्कूल को रेटिंग देनी हो तो आप क्या रेटिंग देंगे? हमें लगता है कि आप अपने बच्चों को वहां जरूर पढ़ाना चाहेंगे, लेकिन जैसे ही आपको यह बताया जाएगा कि ऐसे स्कूल हैं, ये ऐसे स्कूल हैं और ये स्कूल आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलाता है, तो यह सुनकर शायद कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। जबकि सच्चाई यह है कि स्कूल भले ही भारतीय संस्कार से चलते हैं, पर वहां भी वही किताबें पढ़ाई जाती हैं जो देश के किसी भी ऐसे स्कूल के पाठ्यक्रम में होती हैं, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई और राज्यों के बोर्ड के पाठ्यक्रम से चल रहे हैं। लेकिन इन बच्चों को देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने आरएसएस के स्कूलों में हो रही पढ़ाई को रेडिकलाइजेशन यानी कट्टरता की शिक्षा बताया है। राहुल गांधी ने पाकिस्तान में चल रहे मदरसों में दी जा रही इस्लामिक कट्टरता से इन स्कूलों की तुलना की है। इसलिए इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों ने राहुल गांधी के लिए आज हमारे जरिए, जी न्यूज के जरिए एक संदेश भेजा है। बच्चों ने राहुल गांधी से क्या कहा है, यह तो हम आपको आज बताएंगे। उससे पहले हम आपको आज यह सुनाना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने इन स्कूलों के बारे में क्या कहा है। Higher education, in fact, the whole education system is being targeted, right? Rewriting of history, subtle rewriting of social norms, subtle attack on the ideas of the constitution, subtle attack on the ideas of equality. So these are values that India just requires. Modern India cannot exist without these values, right? So absolutely you need to reclaim this space. What is going on is essentially an attack on the idea of equality, right? And by the way, the RSS began the attack through their schools. So much like the radical Islamists use their madrasas in Pakistan, much like that, the RSS uses its schools to push a particular worldview, right? Nobody asks the question, where does the RSS get the money to run hundreds of thousands of schools from? These are not profitable schools. So nobody is asking the question, right? So absolutely, it's a capture of the Indian education system, and the Indian education system has got to be taken back from their hands. It's going to require work, and it's not going to be easy because a lot of their people are, once you get a job as a teacher, you're in. That's it. Then you can't be, you can't be removed. So we are looking at a long problem. राहुल गांधी ने अपने इस इंटरव्यू में असल में बहुत बड़ी बात कही है और यह बहुत आपत्तिजनक बात है। हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी के इस बयान को किसी ने बहुत ज्यादा या तो समझा नहीं या गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अगर राहुल गांधी को ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया और वो लगातार इसी तरह का दुष्प्रचार करते चले गए, तो हो सकता है एक दिन धीरे धीरे भारत में भी लोगों की विचारधारा फिर से बदलनी शुरू हो जाए। इसलिए राहुल गांधी ने ये जो दुष्प्रचार किया है, राहुल गांधी ने पूरे देश को और दुनिया को जो बहकाने की कोशिश की है, आज उसका जवाब देना बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए हमने आज ये तय किया कि आज सबसे पहले हम आपको सही बात बताएंगे, सबसे पहले आपको सत्य बताएंगे और सबसे पहले आज आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि जिन स्कूलों में राष्ट्रवाद पढ़ाया जाता है, जिन स्कूलों में भारत के संस्कारों को पढ़ाया जा रहा है, जिन स्कूलों में यह कहा जा रहा है कि आप भारत से प्यार कीजिए, उन स्कूलों को आप इस तरह से बदनाम कैसे कर सकते हैं। और वापस बात वहीं आ जाती है कि धर्मनिरपेक्षता की असली परिभाषा क्या है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले 70 साल में हमें लगातार धर्मनिरपेक्षता की गलत परिभाषा बताई गई हो। भारत में आजादी के बाद से
शिक्षा के लिए मोटे तौर पर भारत के तमाम लोगों के लिए दो ही विकल्प हुआ करते थे। भारत में या तो कॉन्वेंट स्कूल थे और या फिर सरकारी स्कूल थे। कॉन्वेंट स्कूल अमीरों के लिए थे, उन लोगों के लिए थे जिनके पास बहुत पैसा था, वो ही लोग कॉन्वेंट स्कूल जा सकते थे। एक जगह पर फीस बहुत ज्यादा थी, वहां अंग्रेजी शिक्षा मिलती थी, लेकिन ये जो अंग्रेजी शिक्षा मिलती थी ये पश्चिम की सभ्यता से प्रभावित थी और ये ईसाई धर्म से प्रभावित थी। यहां पर आपको चर्च के बारे में बताया जाता था, मंदिर के बारे में नहीं। यहां आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसे फादर कहा जाता है, प्राचार्य नहीं। जबकि दूसरी जगह यानी हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त थी, लेकिन शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं था, इसलिए बहुत मजबूरी में लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते थे। सिर्फ वही लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते थे जिनके पास उन्हें पढ़ाने के लिए कोई पैसा नहीं था। इसलिए महंगी शिक्षा हासिल करने की क्षमता रखने वाले अमीर लोग कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ते चले गए और गरीब वर्ग ने सरकारी स्कूलों को चुना, क्योंकि उनके पास और कोई चारा था ही नहीं। यहां पर एक बात और खास आपको बताते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में क्योंकि सक्षम लोगों के बच्चे पढ़ते थे और धीरे धीरे ये पश्चिमी सभ्यता और जो भी वहां पढ़ाया जाता था उससे प्रभावित होते थे। फिर यही बच्चे आगे बड़े होकर प्रशासनिक नौकरियों में आए, बड़े बड़े फैसले लेने के पदों पर बैठे और उसके बाद यही बच्चे धीरे धीरे इन्होंने अपना देश चलाना शुरू किया, समाज को प्रभावित करना शुरू किया, अपने परिवारों को चलाना शुरू किया और धीरे 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 यही संस्कार आपने अपने देश में चारों तरफ इनको फैलते हुए देखा। और ये जो केक काटने वाला संस्कार है, ये जो तरीका है कि आप अपना जन्मदिन हमेशा केक काटकर ही मनाएंगे, ये जो संस्कार हैं, ये जो फैशन है, ये इन्हीं स्कूलों से आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस जरूरत को शुरुआत में ही पहचान लिया और वो शिक्षा का वो मॉडल लेकर आई जो सीमित संसाधनों वाले व्यक्ति को भारतीय संस्कारों और नैतिक मूल्यों वाली शिक्षा दे सके। क्योंकि उस समय एक तरफ तो कॉन्वेंट स्कूल थे जो आपको भारत के संस्कारों से दूर ले जा रहे थे, वो आपको सिर्फ चर्च के बारे में बताते थे, मंदिर के बारे में नहीं। दूसरी तरफ सरकारी स्कूल थे जिसमें शिक्षा का कोई स्तर ही नहीं था और उसका कोई चरित्र भी नहीं था। ऐसे में भारत के लोगों के लिए कोई भी ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं बची थी जहां वो राष्ट्रवाद की भाषा सीख सकें, जहां पर वो अपने संस्कारों के बारे में जान सकें, जहां पर वो ऐसी शिक्षा ले सकें जहां पर उन्हें यह समझ में आए कि हमारे असली संस्कार क्या हैं, हमारी असली पहचान क्या है। तो आरएसएस ने वर्ष 1952 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पहला स्कूल खोला और फिर 1977 में विद्या भारती की स्थापना की गई। ये आरएसएस का एजुकेशन विंग है जिसे विद्या भारती कहते हैं। धीरे धीरे हर राज्य और शहर में इसके तहत स्कूल खोले गए और आज विद्या भारती के तहत भारत में 12,850 स्कूल चल रहे हैं, लगभग 13,000 स्कूल, 49 कॉलेज और एकल विद्यालय मिलाकर कुल 30,000 शिक्षण संस्थान आज भारत में काम कर रहे हैं और इन स्कूलों में 80,000 क्रिश्चियन और मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं। इसलिए अगर कोई यह सवाल उठाता है कि यह सेकुलर नहीं है या ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो ऐसे लोगों को बता दें कि इन स्कूलों में 80,000 ईसाई और मुसलमान बच्चे भी पढ़ रहे हैं। 1952 से अब तक विद्या भारती के स्कूलों में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ चुके हैं। अब बड़ी तस्वीर पर आप गौर कीजिए, ये जो 1 करोड़ बच्चे इन शिक्षा संस्थानों से पढ़े हैं, ये बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। अब ये बच्चे नीति निर्धारक बन रहे हैं, अब ये बड़े बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं, अब ये अपने परिवार के मुखिया हो गए हैं, अब ये समाज पर अपना असर डाल रहे हैं, अब ये इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अहम पदों पर रहते हुए देश के लिए भी बड़े फैसले ले सकते हैं। और इसीलिए आजकल आप देख रहे हैं कि अब भारत में राष्ट्रवाद की बात हो रही है, अपने देश के मूल्यों को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, मातृभाषा में पढ़ाई करने की नीतियां बनाई जा रही हैं और ये सब अचानक नहीं हुआ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ 5 साल में हो गया, 7 साल में हो गया, 2014 के बाद से ही हुआ है, तो ये गलत है। ये जो बदलाव है ये बहुत धीरे धीरे हुआ है और इस बदलाव ने कई दशकों का समय लिया है। ये एक लंबे इंतजार और लंबे प्रयास का फल है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी को अपनी राजनीति में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कोई परेशानी नहीं, जबकि उसके संस्थापकों ने देश की आजादी की जगह मुसलमानों के लिए यह समझाया, ताकि मुसलमानों को पढ़ने के लिए समझाया ताकि वो हिंदुओं से पिछड़ न जाएं। यूनिवर्सिटी के नाम में मुस्लिम यूनिवर्सिटी डाला,
ये कहते हुए कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। और यही वो सोच थी जिसने आगे पाकिस्तान को जन्म दिया। राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल चुनाव में फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी से कोई परेशानी नहीं, जबकि वो खुलेआम मुसलमानों की राजनीति करते हैं, अलगाववाद की बात करते हैं। राहुल गांधी को असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बदरुद्दीन अजमल से भी कोई परेशानी नहीं, कोई आपत्ति नहीं, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्कूलों से उन्हें बहुत ही परेशानी है। देश को राहुल गांधी की सोच का सच बताने के लिए आज हमने यह तय किया कि हम बाहर निकलेंगे और आरएसएस द्वारा संचालित कुछ स्कूलों में जाएंगे, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के मन में भी आरएसएस द्वारा संचालित स्कूलों को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां भर दी गई होंगी। और ये गलतफहमियां और ये दुष्प्रचार सेकुलरिज्म के नाम से होता है, धर्मनिरपेक्षता के नाम से होता है, और अपने आप को लिबरल बताने वाले नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, बड़े बड़े ऑथर, लेखक, ये सारे लोग सेकुलरिज्म के नाम पर आरएसएस पर हमला करते हैं और ये कहते हैं कि इन स्कूलों में कट्टरवादी शिक्षा दी जाती है। इसलिए आज हम आपको ऐसे ही स्कूलों में लेकर चलेंगे। आप खुद अपनी आंखों से इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए देखिए कि इन स्कूलों में आखिर होता क्या है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। You have to write the reading for 5 marker also. Note down the main important points which we have already discussed in the class. ये दिल्ली का सरस्वती बाल मंदिर है। बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं फिजिक्स का एग्जाम चल रहा है तो कहीं अकाउंट्स की पढ़ाई हो रही है। ये बच्चे आज राहुल गांधी से कुछ कहना चाहते हैं। इस पॉइंट को जरूर करना। मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि एनसीसी क्या है, जिस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं है कि उत्तर और दक्षिण के लोगों में समझदारी की कमी नहीं है, आप जाके केरला में ये बोलते हैं कि वहाँ के लोगों को मुद्दों की ज़्यादा समझ है, बल्कि ये तो आप एक तरीके से कहना चाह रहे हैं कि इतने सालों से जो अमेठी के लोग आपको जिताते थे वो बुद्धू थे वो आपको वोट दे के इतने सालों तक जिताते रहे। आपकी बहन यूपी में प्रचार करती हैं और आप जाके बोलते हैं वहाँ के लोग बेवकूफ़ हैं। तो पीपल आर स्मार्ट, दे अंडरस्टैंड थिंग्स। पहले तो उनको अधूरा ज्ञान है और जब अधूरा ज्ञान हो तो कुछ भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बोलना चाहिए। वो कभी भी हमारे स्कूल में आए नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ भी बोल दिया जो उनके मन में आया। तो पहले तो ये गलत था, इतने बड़े लीडर है वो पार्टी के, तो उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था और उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। किसी भी बच्चे को आतंकवादी से कंपेयर करना इतने बड़े पार्टी के लीडर की सोच दर्शाता है। मैंने कभी भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने बड़े बड़े लोगों की इतनी छोटी सोच भी हो सकती है। एक शायर है वसीम बरेलवी, उन्होंने कहा है उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। और इसीलिए यहाँ जो बच्चे हैं वो अपनी अलग अलग बातों के जरिए सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं, और अगर कोई उनके स्कूल के बारे में, उनकी शिक्षा पद्धति पर सवाल उठाता है तो उसे वो क्या जवाब देना चाहते हैं। राहुल गांधी के बयान पर आरएसएस के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे क्या सोचते हैं ये तो आपने सुना। अब ये भी सुनिए कि यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक राहुल गांधी के लिए क्या संदेश लाए हैं। स्कूल और विद्यालय में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें हम नहीं लागू करते हैं। हमारे पास सब बच्चे आते हैं और हम उनको उसी तरीके से सबको एक ही मानकर चलते हैं और ट्रीट करते हैं। वो कभी आए हो स्कूल, वो इन स्कूलों का दौरा करें और देखें आकर के, तब उन्हें पता लगे ना असलियत। बोलने से तो कुछ नहीं होता। जब तक आप उस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, आप आकर देखें। यहाँ सब अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। धर्म से रिलेटेड हम कभी उन पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते और ना ये देख के पढ़ाते हैं कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है।
उनका कहना बिल्कुल गलत है हम कि वहाँ पर जब पाकिस्तान की तरह मदरसों का निर्माण हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे यहाँ पर 20,000 विद्यालयों की इतनी बड़ी चेन है, सबसे बड़ी चेन ही विद्या भारती के विद्यालयों की है। तो ये उनका कहना सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ सेवा भारती के तहत आने वाले स्कूलों में ही देखने को मिलेगी। यहाँ भारतीय मूल्यों को समझाने वाली संस्कारपरक शिक्षा दी जाती है। अभिभावक संपर्क यानी जिसे आप पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग के नाम से जानते हैं, ये इन स्कूलों में कुछ अलग तरीके से निभाई जाती है। अभिभावक संपर्क के लिए स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स यानी आचार्य साल में 1 या 2 बार बच्चों के घरों में जाते हैं, घर के माहौल से परिचित होते हैं और बच्चे के विकास पर माता पिता से चर्चा भी करते हैं। विद्या भारती के विद्यालय सीधे आरएसएस के द्वारा संचालित नहीं है। विद्या भारती के विद्यालयों के दृष्टि से सभी प्रदेशों में समितियां हैं जो रजिस्टर्ड है। उसके बाद विद्यालयों में अनेक प्रांतों में वहाँ विद्यालयों की समितियां भी रजिस्टर्ड है, जो वहाँ के रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के एक्ट के अंतर्गत चलती है। कुछ ट्रस्टों के द्वारा चलाई जो पब्लिक ट्रस्ट है, और इसलिए उन सभी का सभी प्रकार से ऑडिट होता है। शैक्षिक दृष्टि से सरकार के द्वारा निरीक्षण होता है, तो उनको मालूम रहता है हमारे यहाँ क्या विषय चलते हैं, क्या पुस्तकें चलती हैं। आर्थिक दृष्टि से भी जो पूछा था राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया कि इनका पैसा कहाँ आता है, तो जो फीस आती है उसके माध्यम से पैसा आता है। बाकी समाज से अनुदान एकत्रित करते हैं और उनका सबका विधिवत ऑडिट किया जाता है। स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के बिना हर स्कूल अधूरा है। भारत माता की तस्वीर, भारत का नक्शा, माँ सरस्वती की वंदना के बिना प्रार्थना अधूरी है। स्कूल में न तो राजनीति की बातें होती हैं, न किसी धर्म को मानने या न मानने की। क्रिएटिव आर्ट्स, खेल कूद और अलग अलग प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले बच्चे यहाँ जरूर मिलते हैं, और हाँ, प्रेरणा देने वाले संदेश भी। मैम, को करिकुलर एक्टिविटीज में एजुकेशन का एंटरटेनमेंट पार्ट है, और जिसको हम नाम देते हैं एंटरटेनमेंट या एजुटेनमेंट। तो उसमें स्पोर्ट्स आता है, म्यूजिक आता है, डांस आता है, उसमें डिफरेंट एक्टिविटी, ड्रामेटिक्स आता है उसके अंदर। तो हमारे बच्चे सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं एंड बहुत सी जगह पर नेशनल लेवल तक प्राइज जीतते हैं। SGFI जो हमारा नेशनल लेवल का कंपटीशन होता है, अभी इसी साल हमने उसमें 11 गोल्ड मेडल जीते। पिछले कई सालों से राष्ट्र ने यही देखा है कि जब जब भी आप कुछ बोलने की चेष्टा करे हो तो ठीक से आपने समझा नहीं, समझकर बोलना चाहिए। जिस शब्द का आप उच्चारण कर रहे हो एक बच्चे के लिए, एक शिक्षा संस्थान के लिए, तो जिसका अपमान कर रहे हो, उसमें आरएसएस का कोई कार्यकर्ता अपमानित नहीं हो रहा है। आप तो राष्ट्र को अपमानित कर रहे हो, क्योंकि मनुष्य से ही तो राष्ट्र है और मनुष्य का शिक्षित होना उसका अधिकार है। और शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है? विद्यालयों में। तो आप एक विद्यालय शिक्षण संस्थान को अपमानित करने जा रहे हो। आप भी कभी न कभी किसी न किसी विद्यालय में जरूर गए होंगे। क्या किसी ने टीचर, किसी भी अध्यापक ने आपको आतंकवादी शब्द से संबोधित किया? क्या आज आप ऐसे शब्द बोल रहे हो? स्कूल में सुबह की प्रार्थना, इंटरवल के दौरान भोजन से पहले प्रार्थना और स्कूल की छुट्टी के वक्त प्रार्थना जरूरी है। कोरोना काल में भी ये परंपरा चल रही है। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय। वैसे स्कूल के बच्चों और अध्यापकों ने राहुल गांधी को सेवा भारती के किसी भी स्कूल में बिना पूर्व सूचना के आने का निमंत्रण भी दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विद्या भारती के तहत आने वाला ये एक और स्कूल है, और अगर इस स्कूल के बारे में किसी को और ज्यादा जानकारी या ज्ञान प्राप्त करना है तो हम ये भी बता दें कि इस वक्त स्कूल में नर्सरी कक्षा से लेकर 9वीं तक के एडमिशन खुले हुए हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।
तो इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या वो कट्टरवादी होते हैं? क्या उन्हें कोई खास तरह की शिक्षा दी जाती है? क्या वो बाकी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से अलग होते हैं? कॉन्वेंट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, पब्लिक स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, अंग्रेजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या वो अलग होते हैं और ये बच्चे अलग होते हैं? अब हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शिक्षा पाने वाले कुछ छात्रों के बारे में आपको हम बताते हैं, उनके कुछ नाम आपको बताते हैं। इससे आपको पता चलेगा इन स्कूलों से मदरसे वाले कट्टरपंथी निकलते हैं या देशभक्त निकलते हैं। जून 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लड़ते हुए शहीद होने वाले भारतीय सेना के कर्नल बी संतोष बाबू का नाम तो आपने सुना ही होगा। बी संतोष बाबू विद्या भारती के स्कूल में ही पढ़े थे। भारत में फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान को लाने वाले पायलट स्क्वाड्रन लीडर दीपक चौहान भी सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र ही रहे हैं। ये पहले रफाल प्लेन को उड़ाकर भारत लाए थे फ्रांस से। भारत की ओर से क्रिकेट खेल रहे नवदीप सैनी भी विद्या भारती के ही छात्र हैं और 2018 में एशियन गेम्स में एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली सुधा सिंह भी ऐसे ही स्कूल में पढ़ी हैं। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर आज आप गर्व कर सकते हैं और इन सभी छात्रों ने भारतीय संस्कारों और देशभक्ति वाली शिक्षा हासिल की है और देश को, समाज को, अपने परिवार को बहुत कुछ दे रहे हैं। भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यकों को स्कूल कॉलेज खोलने और उन्हें चलाने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए हैं, यानी जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपने लिए स्कूल और कॉलेज अलग से खोल सकते हैं। ये अधिकार देश में अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 के तहत दिए गए हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को देश में अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक संस्थानों के पास इन शैक्षिक संस्थानों का व्यक्तिगत नियंत्रण होता है। व्यक्तिगत नियंत्रण, इसका मतलब वो अपने स्कूल या कॉलेजों को कैसे चलाना चाहते हैं वो उनकी मर्जी पर, उनके तरीकों पर निर्भर करता है। उस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। देश की सरकार धर्म या भाषा के आधार पर किसी भी अल्पसंख्यक स्कूल या कॉलेज को वित्तीय मदद देने से इनकार नहीं कर सकती, यानी उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। और भारत में मदरसे और क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स इसी आधार पर चलाए जाते हैं। आपने देखा होगा आपके शहर में भी, आपके राज्य में भी आपने बहुत सारे मदरसे देखे होंगे और आपने बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स भी देखे होंगे, कॉन्वेंट स्कूल्स भी देखे होंगे, जहां पर अलग अलग धर्मों के आधार पर शिक्षा दी जाती है। आपने कॉन्वेंट स्कूल्स में देखा होगा और आप में से बहुत सारे लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े होंगे। वहां पर सारा जोर चर्च और चर्च के तौर तरीकों पर होता है। वहां पर सारा जोर पश्चिमी सभ्यता पर होता है। वहां पर सारा जोर जो है वो अंग्रेजी पर होता है। लेकिन हम इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। इसी तरह अगर आप मदरसों में जाएंगे तो वहां पर भी आपको एक दूसरी कल्चर देखने को मिलेगी। लेकिन किसी स्कूल में संस्कृत में प्रार्थना हो रही हो, देशभक्ति सिखाई जा रही हो या हिंदुत्व की अवधारणा के बारे में बताया जा रहा हो तो हमारे ही अपने ही देश में सवाल उठाए जाने लगते हैं। यह सबसे दुख का विषय है और यह बात आज आप अपने आप से भी पूछिएगा। जब आपने अपने बच्चों को इन कॉन्वेंट स्कूल्स में भेजा था और जब उन स्कूल्स में इन्हें चर्च के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, ईसाई धर्म के त्योहारों के बारे में बताया जाता है, उनके तौर तरीकों के बारे में बताया जाता है, उन्हें हेलो कहने के लिए कहा जाता है और नमस्कार नहीं सिखाया जाता, तब आपने कभी भी उन पर सवाल नहीं उठाए। लेकिन अगर कोई स्कूल सरस्वती वंदना सिखाता है, नमस्कार कहना सिखाता है, तो आप सवाल उठाते हैं। ये सब पढ़ाने वाले वो स्कूल हैं जो अपनी मर्जी के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस पर नहीं बल्कि सीबीएसई या शैक्षणिक बोर्ड के सिलेबस पर चल रहे हैं। सो इन स्कूलों में सीबीएसई का जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाता है, कहीं बाहर का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता, जो कि हर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी होगी और धीरे 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 बच्चे जो स्कूल में शिक्षा लेते हैं, स्कूल में जो संस्कार लेते हैं, वो कैसे उनके दिमाग में बसता चला जाता है, उसका उदाहरण मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया था और आप यहां से ले सकते हैं कि जब आप अपने जन्मदिन पर सिर्फ केक काटने के बारे में सोचें, मोमबत्तियां बुझाने के बारे में सोचें, पार्टी करने के बारे में सोचें। इसीलिए आज मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं जिसके बारे में आज आपको जरूर सोचना है कि अचानक आपके जीवन में कैसे आ गया, जबकि ये आपके संस्कार थे ही नहीं।
आप अपने जन्मदिन पर केक क्यों काटते हैं? आप अपने जन्मदिन पर केक पर लगी मोमबत्तियां ही क्यों लगाते हैं और उन्हें क्यों बुझाते हैं? और भारत में क्रिसमस भी दिवाली जितना ही बड़ा त्योहार कैसे बन गया? फिर से स्पष्ट कर देते हैं, हमें क्रिसमस से कोई परेशानी नहीं, हमें ईद से कोई परेशानी नहीं, और हमें इस बात से भी कोई परेशानी नहीं है कि हमें कोई आपत्ति भी नहीं है कि आप अपना जन्मदिन कैसे मनाना चाहते हैं। आप केक खाना चाहते हैं, खीर खाना चाहते हैं, दिया जलाना चाहते हैं या मोमबत्ती बुझाना चाहते हैं। हमारे यहां, हमारे संस्कारों में तो मोमबत्ती को बुझाना या दिए को बुझाना अशुभ माना जाता है, लेकिन पश्चिमी संस्कारों में मोमबत्ती को बुझाना शुभ माना जाता है, और हमारे देश में आजकल वही चल रहा है। तो ये कैसे आया आपके संस्कारों में और आपके बच्चों के संस्कारों में, इस पर आज आप सोचिएगा। ये आया है स्कूलों से, और इन्हीं स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे थे वो बाद में बड़े हुए। बड़े होने के बाद व्यवस्था हमारी 70 साल तक ऐसी रही जिसने अंग्रेजी स्कूलों में और कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ज्यादा स्वीकार किया। ये सारे बच्चे बड़े होकर बड़े बड़े पदों पर बैठे, प्रशासनिक सेवाओं में गए, नेता बने, अभिनेता बने, सेलिब्रिटी बने, और इन्होंने फिर यही सारे संस्कारों को आगे दूसरों तक फैलाने का काम किया। और देश में जब ये बड़े बड़े फैसले ले रहे थे, क्योंकि फैसले भी तो इन्हीं के हाथ में थे, इन्होंने फैसले भी वैसे ही लिए और से ही उन्हीं संस्कारों को आगे बढ़ाया, वैसे ही स्कूलों को आगे बढ़ाया, वैसे ही कॉलेजों को आगे बढ़ाया, और धीरे धीरे ये एक व्यवस्था बनती चली गई। लेकिन आरएसएस ने जो स्कूल शुरू किए थे, जिसमें अब 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ चुके हैं, अब ये 1 करोड़ बच्चे बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, और ये बच्चे भी अब बड़े बड़े पदों पर आ चुके हैं। ये बच्चे भी अब इतनी ताकत रखते हैं कि ये समाज में अपना प्रभाव छोड़ सकें और बड़े बड़े फैसले ले सकें। इसलिए अब आपको अपने समाज में ये सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और राहुल गांधी जैसे जो नेता हैं, जो कि जमीन से कटे हुए हैं, उन्हें इस बात का एहसास है ही नहीं। कल डीएनए में हमने लोकतंत्र की दुकान चलाने वाले अमेरिका के एक बहुत पुराने एनजीओ और एक संस्था जिसका नाम है फ्रीडम हाउस, इसके बारे में आपको जानकारी दी थी, और आपको बताया था कि आजादी और लोकतंत्र शब्द की मार्केटिंग करने वाले इस एनजीओ ने कैसे अपनी रिपोर्ट में भारत की छवि खराब करने की कोशिश की है। फ्रीडम हाउस ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत को एक ऐसा देश बताया है जहां लोगों की आजादी बेहद कम हो रही है। और फ्रीडम हाउस ने अपनी इस रिपोर्ट में, अगर आपको याद होगा, कल आपको हमने बताया था, यह भी कहा था कि कश्मीर को उन्होंने भारत के नक्शे से अलग काट कर दिखाया था, कश्मीर के बारे में अलग रिपोर्ट दी थी, और यह बताया था कि कैसे भारत के नागरिकों पर अब धीरे धीरे सरकार अपनी लगाम कस रही है और उनकी आजादी धीरे धीरे कम हो रही है, और देशद्रोह के कानूनों का भी हमारे देश में मिसयूज हो रहा है। फ्रीडम हाउस की इस रिपोर्ट को आज भारत की सरकार ने खारिज किया है और कहा है कि यह सिर्फ एक दुष्प्रचार है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट गलत है, भ्रामक है और ये झूठी जानकारी दे रही है। इस एनजीओ ने वर्ष 2020 के लिए दुनिया के 210 देशों की रेटिंग जारी की है, और इन रेटिंग्स में भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र देश से आंशिक रूप से स्वतंत्र देश की श्रेणी में डाला गया है। फ्रीडम हाउस का मकसद क्या है, यह आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस रिपोर्ट में कश्मीर को भी भारत के नक्शे से अलग करके दिखाया गया है और कश्मीर को भारत से अलग रेटिंग भी दी गई है। इसे नॉट फ्री की श्रेणी में रखा गया है, यानी वहां स्वतंत्रता नहीं है और ना ही नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हैं। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि इसके पीछे की कहानी कुछ और है, और कल हम आपको इसकी पूरी कहानी बता चुके हैं। इस एनजीओ ने 2018 का ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स जब जारी किया था तो कश्मीर को आंशिक रूप से स्वतंत्र माना था, लेकिन उसके बाद 1 साल बाद ही इस एनजीओ ने कश्मीर को नॉट फ्री की श्रेणी में डाल दिया था, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2019 में भारत सरकार ने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था। इसलिए जो इस तरह की जो रेटिंग्स आती हैं पश्चिमी देशों से, यह भी उसी तरह का दुष्प्रचार है जैसा राहुल गांधी जैसे लोग हमारे देश में आरएसएस और संघ द्वारा चलाए गए स्कूलों के बारे में कर रहे हैं। अब आपको आपके शहर में रिलीज हुई नई फिल्म के बारे में बताते हैं जिसका नाम है टैक्स चोर। यह फिल्म रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म टैक्स चोर के बारे में हर रोज हम आपको खबरें बताते हैं। 350 करोड़ की टैक्स चोरी के मामले में फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर
अनुराग कश्यप और मशहूर अभिनेत्री तापसी पन्नू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी आज भी जारी रही। आयकर विभाग की टीम एक साथ 28 स्थानों पर जांच कर रही है और आयकर विभाग ने आज पुणे के एक होटल में अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से लगभग 6 घंटे तक पूछताछ की। हालांकि इस पूछताछ से आयकर विभाग के अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। इन अधिकारियों के मुताबिक ये छापेमारी अभी कुछ दिन और चलती रहेगी। आयकर विभाग के अधिकारियों ने तापसी पन्नू के पास से, अब यह सुनिए कि क्या क्या मिला है। तापसी पन्नू के पास से 5 करोड़ रुपए के कैश लेन देन की रसीदों पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन तापसी इस पर कुछ खास बता नहीं पा रही कि यह पैसा कहां से आया। आयकर विभाग तापसी पन्नू के 4 घरों पर छानबीन कर रहा है और तापसी के मुंबई में 3 और दिल्ली में 1 घर है। दिल्ली के पते पर हो रही छापेमारी में अफसार जैदी नाम के एक शख्स का नाम भी सामने आया है और आयकर विभाग अफसार के बारे में भी अब जानकारी जुटा रहा है। इसके अलावा आयकर विभाग को अनुराग कश्यप के बैंक खाते में 3 संदिग्ध एंट्रीज मिली हैं। आज हुई पूछताछ में अनुराग कश्यप इन एंट्रीज के बारे में किए गए सवालों का जवाब नहीं दे पाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके प्रोडक्शन हाउस फैंटम फिल्म्स के साथ ही एक और कंपनी एक्सीड और क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी पर भी छापेमारी की थी। आयकर विभाग को फर्जी बिलों के जरिए 20 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के सबूत मिले हैं। इस जांच में 7 बैंक लॉकर्स का पता चला है और 2 दिन की जांच में इन प्रोडक्शन हाउसेस की कमाई और शेयर में बड़े पैमाने पर हेराफेरी के सबूत मिले हैं और यह पता चला है कि अनुराग कश्यप कमाई तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उस कमाई को वो छुपा रहे थे और उस पर टैक्स नहीं दे रहे थे। तापसी पन्नू पर चल रही आयकर विभाग की छापेमारी के मामले में भारत के नए बैडमिंटन कोच मथायस बोय ने आज एक अजीब सा फैसला लिया। वो बैडमिंटन के कोच हैं भारत के और मथायस बोय ने खेल मंत्री किरण रिजिजू को आज एक ट्वीट लिखा और उनसे मदद मांगी। डेनमार्क के पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी मथायस बोय तापसी पन्नू के बहुत करीबी दोस्त माने जाते हैं और आयकर विभाग की छापेमारी की खबरों से वो बहुत परेशान हैं। उन्होंने खेल मंत्री किरण रिजिजू से एक ट्वीट करके मदद मांगी और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि वो भारतीय टीम के कोच के तौर पर स्विट्जरलैंड में भारतीय टीम के साथ हैं और तापसी पर हुई इनकम टैक्स रेड की वजह से वो बहुत परेशान हैं और वो कह रहे हैं किरण रिजिजू से कि ये गलत बात हो रही है, मैं बहुत परेशान हूं, एक स्पोर्ट्स पर्सन को परेशान किया जा रहा है और खेल मंत्री को इसमें मदद करनी चाहिए। तो सोचिए कहां से कहां कनेक्शन बैठाया। तापसी पन्नू का जो दोस्त हैं मथायस बोय, जो कि बैडमिंटन के कोच हैं, वो ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं क्योंकि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं और मैं भारतीय टीम का कोच हूं और तापसी पन्नू मेरी दोस्त हैं और उनके ऊपर रेड चल रही है, इसलिए मुझे भी परेशानी हो रही है और ये एक इतने बड़े खिलाड़ी को परेशान करने वाली बात है, इसलिए खेल मंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, मदद लेनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। बहुत लंबा कनेक्शन बैठा दिया। मथायस बोय के ट्वीट पर किरण रिजिजू ने आज बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि कानून सबसे बड़ी चीज है और हम सब इससे बंधे हुए हैं। उन्होंने लिखा है और हमें भारतीय खेलों के प्रति अपना फर्ज समझना चाहिए और यह मेरे और आपके क्षेत्र से, अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। तो किरण रिजिजू ने उनसे साफ साफ यह कह दिया, देश का कानून सबसे अहम है, हम सभी को इसका पालन करना है, यह मामला आपके और मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हमें भारतीय खेलों के प्रति अपने पेशेवर फर्ज को निभाना चाहिए। ऐसा किरण रिजिजू ने बहुत अच्छा जवाब इस व्यक्ति को दिया है जो कि अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तापसी पन्नू को बचाने के लिए। अब आपसे हम एक बात यह कहना चाहते हैं यहां पर कि जो सही असली स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जो असली खिलाड़ी होता है, वो हमेशा सही को सही कहता है और गलत को गलत कहता है, क्योंकि खेलों में बेईमानी नहीं सिखाई जाती, खेलों में ईमानदारी सिखाई जाती है और इसी को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। अब आप सोचिए, हमारी उम्मीद तो यह थी कि तापसी पन्नू के जो दोस्त हैं, बैडमिंटन के जो कोच हैं, इन्हें आज यह कहना चाहिए था कि तापसी पन्नू ने अगर कोई गलती की है
तो उन्हें कानून के हिसाब से पूरी सजा मिलनी चाहिए और हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, कानून को अपना काम करने देना चाहिए, आयकर विभाग को काम करना चाहिए अपना, और हम आयकर विभाग को और जांच एजेंसियों को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। ऐसी हमें उम्मीद थी, कोई भी खिलाड़ी यही लिखेगा, लेकिन इस खिलाड़ी ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को छोड़कर, देखिए ये खिलाड़ी चाहता है कि इन्हें डिस्काउंट मिले और इनकी जो दोस्त है महिला मित्र उन्हें भी डिस्काउंट मिले, वो कैश में पैसा लेती रहें, टैक्स चोरी करती रहें, गलत कागजात के आधार पर, गलत कॉन्ट्रैक्ट्स के आधार पर वो काम करती रहें और उन्हें कोई कुछ ना कहे, ये चाहते हैं। और ऐसे लोगों के लिए यही आजादी है, ऐसे लोगों के लिए यही लोकतंत्र है कि हमसे कोई सवाल ना करे। और तापसी पन्नू के बारे में जो पता चल रहा है वो ये है कि जब वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती थी, कोई असाइनमेंट लेती थी, उसमें से ज्यादातर पैसा वो कैश में लेती थी ताकि उन्हें टैक्स ना देना पड़े। और यही बात वो इनकम टैक्स के अधिकारियों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और यही हाल अनुराग कश्यप का भी है। उन्होंने भी पैसे का जो लेन देन किया है वो इस हिसाब से किया है, गलत कागजों के आधार पर, गलत कंपनियों के आधार पर, और इस तरीके से किया है ताकि उन्हें टैक्स ना देना पड़े। आप समझते हैं 350 करोड़ रुपए का की टैक्स चोरी का मामला कितना बड़ा रहा होगा। आपको मैं एक उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। 80 के दशक में जो बोफोर्स स्कैंडल आया था, जिस पर राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी और राजीव गांधी को बड़ा नुकसान हुआ था उसका, बोफोर्स घोटाला सिर्फ 64 करोड़ रुपए का था, 64 करोड़ का, और यह घोटाला 350 करोड़ का है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए। और अनुराग कश्यप तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं, कोई बड़े नेता नहीं, एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं, और किस तरीके से ये अपना बिजनेस करते होंगे अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए देश भर में इनका जो नया नाम पड़ा है वो है टैक्स चोर। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनसे भी हमदर्दी रख रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जैसे लोगों पर रेड करके लोकतंत्र का गला घोटने की जैसी बात हुई है और ये आजादी को दबाने वाली बात हुई है। ऐसे लोगों की मदद जो है वो भगवान ही कर सकता है। अब हम आपको भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सिगरेट वाले शौक के बारे में कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाएंगे। आपको भी बड़ी दिलचस्प लगेंगी ये कहानियां, और उनकी कुछ कहानियां आज हम लेकर आए हैं। मैं आज आपको वो सारी बातें पढ़कर सुनाऊंगा कि उनका सिगरेट शौक कैसा था। आपने इंटरनेट और अलग अलग किताबों में जवाहरलाल नेहरू की ऐसी अनगिनत तस्वीरें तो जरूर देखी होंगी जिनमें वो बहुत शान से खुलेआम सिगरेट पीते हुए दिख रहे हैं। उनमें से कुछ तस्वीरें आप इस समय अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। आपने अक्सर अखबारों में, अलग अलग मैगजीन्स में इनकी सिगरेट पीते हुए ऐसी तस्वीरें जरूर देखी होंगी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को सिगरेट पीने का बड़ा शौक था, धूम्रपान का बड़ा शौक था। सार्वजनिक जीवन में हमारे राजनेता आज भी अपने इस तरह के शौक दुनिया को दिखाते नहीं हैं। आपको शायद ही कोई और नेता ऐसा याद हो जो आपको खुलेआम पब्लिक लाइफ में स्मोक करते हुए दिखाई दिया हो, या ड्रिंक करते हुए दिखाई दिया हो, या उसकी तस्वीर या वीडियो आपने कभी इस तरह से देखा हो। लेकिन इस बार मामले में नेहरू अलग थे, वो बड़े हिम्मत वाले थे, और नेहरू किसी से शर्माते नहीं थे। अगर वो सिगरेट पीते थे तो पीते थे, उन्होंने इस बात को कभी छुपाने की कोशिश नहीं की। क्योंकि हमारे देश के में अगर नेता ऐसा करते हैं तो लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं, लेकिन नेहरू के साथ ऐसा नहीं था। आजकल उनकी सिगरेट से जुड़ा एक नया किस्सा हमें पता चला है और हमने उसकी जांच की तो हमें उससे संबंधित कुछ दस्तावेज भी मिल गए। ये दस्तावेज मध्य प्रदेश के राजभवन के हैं। राजभवन वो जगह होती है जहां प्रदेश के राज्यपाल का आधिकारिक इसे घर माना जाता है, राजभवन। और पहले जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य के औपचारिक दौरे पर जाते थे तो उनके रुकने की व्यवस्था राजभवन में ही होती थी। आज भी हमारे देश में हर राज्य का एक राजभवन होता है और वहां का गवर्नर उस राजभवन में ही रहता है, और यह राजभवन एक तरीके से राष्ट्रपति का भवन होता है, राष्ट्रपति का दफ्तर होता है। उसी राजभवन का यह दस्तावेज है जो मेरे हाथ में है, जिसे 1957 से 1965 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हरि विनायक पाटस्कर ने लिखा है। तो
उस समय के जो गवर्नर थे उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको आज बताऊंगा। 1960 के दशक में जवाहरलाल नेहरू को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आना था। वहां के राजभवन में उन्हें रुकना था। उनके स्वागत की तैयारियां चल रही थीं और अचानक राजभवन के लोगों को, स्टाफ को यह पता चला कि जवाहरलाल नेहरू खाना खाने के बाद एक खास ब्रांड की सिगरेट पीते हैं और इस ब्रांड का जो उनका मनपसंद ब्रांड था उसका नाम है 555। लेकिन यह सिगरेट भोपाल में नहीं मिलती। यह बड़ा महंगा ब्रांड था, आसानी से कहीं मिलता नहीं था। यह सिगरेट भोपाल में नहीं मिलती थी और राजभवन में भी उपलब्ध नहीं थी। और तब इस खास सिगरेट को लाने के लिए एक खास विमान, स्पेशल विमान भोपाल से इंदौर भेजा गया। इंदौर हवाई अड्डे पर सिगरेट के पैकेट खरीदकर पहले से ही रखवा लिए गए थे। और सोचिए उस समय जवाहरलाल नेहरू की यह सिगरेट कितनी महंगी पड़ी होगी। भोपाल से इंदौर का जो एरियल डिस्टेंस है वो है लगभग 171 किलोमीटर। और अगर आज कोई प्राइवेट प्लेन आज की स्थिति में भोपाल से इंदौर भेजा जाए तो उस छोटे विमान का किराया लगभग 7 लाख रुपए होगा। और अगर उससे थोड़ा सा बड़े साइज का, थोड़ा और बेहतर प्लेन भेजा जाए भोपाल से इंदौर तो उस प्लेन का किराया लगभग 14 लाख रुपए होगा। यानी आप कैसा भी प्लेन भेजिए, छोटा भेजिए या थोड़ा और उससे बेहतर भेजिए, आपका जो किराया होगा प्लेन का, प्राइवेट प्लेन की बात कर रहे हैं हम, वो होगा 7 से 14 लाख रुपए के आसपास कहीं भी। यानी इस सिगरेट की कीमत उस समय लगभग 7 से 14 लाख रुपए के बीच रही होगी। अगर महंगाई दर को आधार बनाकर 1950 के दशक में इसकी कीमत का औसत अनुमान लगाएं तो उस समय भोपाल से इंदौर तक विमान में आने जाने में छोटे विमान का किराया करीब 15,000 और बड़े विमान का किराया 30,000 रुपए के आसपास रहा होगा। यानी सिगरेट की कीमत 15 से 30,000 रुपए के बीच उस समय रही होगी। और अगर आज के हिसाब से देखें तो भी यह सिगरेट की जो कीमत है, एक सिगरेट की कीमत लगभग 50,000 रुपए पड़ी होगी। अब हम आपको नेहरू के सिगरेट शौक से जुड़ा एक और किस्सा सुनाते हैं। 16 सालों तक जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तिगत सलाहकार रहे आर.के. गोयल ने लिखा है कि नेहरू जी को डॉक्टरों ने सिगरेट पीने से मना कर दिया था पर वो माने नहीं और सिगरेट को 2 हिस्सों में तोड़कर पीने लगे। नेहरू बहुत ज्यादा सिगरेट पिया करते थे और एक बार एक हवाई यात्रा के दौरान वो विमान के अंदर ही सिगरेट जलाने लगे। लेकिन विमान के कैप्टन ने यानी पायलट ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और तब उन्होंने अपनी सिगरेट बुझाई थी। आज जो मैं आपको दस्तावेज दिखाना चाहता हूं वो दस्तावेज इस समय मेरे हाथ में है, यहां आप देख सकते हैं। और ये देखिए, कैमरे पर मैं आपको ले जाकर कोशिश करता हूं। ये राजभवन यहां पर लिखा हुआ है, देखिए आप, राजभवन मध्य प्रदेश, और उनका बाकायदा ये जो वेबसाइट है इस पर ये पूरी जानकारी यहां पर लिखी हुई है और पढ़कर मैं आपको सुना देता हूं क्या जानकारी है। इसमें लिखा है, राजभवन का औपचारिक वेबसाइट है ये। ऑन अ विजिट ऑफ जवाहरलाल नेहरू टू भोपाल, द राजभवन स्टाफ रियलाइज्ड दैट द फेवरेट सिगरेट ब्रांड ऑफ नेहरू जी 555 was not available in the Rajbhavan. Nehruji used to have a cigarette after his meals. The staff immediately sent a plane to Indore for airlifting Nehruji's favorite pack, which was kept ready at the Indore airport. तो राजभवन को इतनी चिंता हुई कि नेहरू जी का जो फेवरेट ब्रांड है 555, वो सिगरेट तो लानी ही पड़ेगी और उन्होंने तुरंत एक विमान को भोपाल से इंदौर भेजा और इंदौर पर वो सिगरेट तैयार रखी थी एयरपोर्ट पर और फिर उस सिगरेट को एयरलिफ्ट किया गया और फिर वापस यहां पर लाया गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं उस जमाने में सरकारें कैसे चला करती थीं और बड़े बड़े जो नेता थे उनके शौक कैसे पूरे हुआ करते थे और उन पर कितना पैसा खर्च हुआ करता होगा। सिगरेट का एक पैकेट आज के हिसाब से 7 से 14 लाख रुपए के बीच में उस समय आज के हिसाब से पड़ा होगा अगर आज की कीमत देखी जाए तो। अब यहां 3 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको एक ऐसे अपराध के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से भारत में करीब 19 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं और इस अपराध की कहीं कोई चर्चा नहीं होती। इस अपराध के बारे में आप जानिए इस ब्रेक के बाद।
ही नहीं, नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है। 100 दिনের কাজে আমরা নাম্বার 1। Yes, expired Prime Minister, I challenge you. ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। अब हम एक ऐसे संवाद का विश्लेषण करेंगे जो आपको भारत के गौरव की लंबी यात्रा पर लेकर जाएगा, क्योंकि यह संवाद भारत से 13,568 किलोमीटर दूर अमेरिका में हुआ है, जहां कल राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों को मंगल मिशन के लिए बधाई दी है। और इस दौरान उनका डॉक्टर स्वाति मोहन के साथ भी एक संवाद हुआ, जिन्हें आजकल भारत के लोग बिंदी वाली महिला या बिंदी वाली वैज्ञानिक भी कहकर पुकार रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर स्वाति मोहन भारतीय मूल की हैं और उन्होंने इस मिशन मंगल में बहुत अहम भूमिका निभाई है। डॉक्टर स्वाति मोहन ने नासा के मंगल मिशन के नेविगेशन और कंट्रोल ऑपरेशंस को लीड किया है और मंगल ग्रह पर नासा के अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग उन्होंने ही कराई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसके लिए डॉक्टर स्वाति मोहन को बधाई दी और दोनों के बीच कुछ बड़ी ही दिलचस्प बातें हुई। डॉक्टर स्वाति मोहन के साथ हुए संवाद में जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका के विकास में भारतीय मूल के लोगों का बहुत अहम योगदान है और इसके लिए उन्होंने डॉक्टर स्वाति मोहन, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और राष्ट्रपति का भाषण लिखने वाले विनय रेड्डी का जिक्र किया और ये तीनों ही भारतीय मूल के हैं। जो बाइडेन की इन बातों से आप अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की असली ताकत को समझ सकते हैं और हम चाहते हैं कि आज आप जो बाइडेन और डॉक्टर स्वाति मोहन के बीच हुई ये बातचीत बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये संवाद आज आपके मन में अपने देश के प्रति गौरव के भाव को और भी एक नई ऊर्जा देगा। With me, of course, you know her from the landing coverage. Hey, Doc, how are you? I'm doing very well, Mr. President. I just Thank want you you to know. for taking the time to speak with us. Are you kidding me? What an honor this is. This is an incredible honor. And it's amazing. Indian of descent Americans are taking over the country.
You, my vice president, my speechwriter, Vinay, I tell you what, but thank you. You guys are incredible. Did you want to say something? I'll be quiet. Absolutely, Swati. Tell us how you felt on landing day, and actually what path brought you to here at the lab. Absolutely. So my path actually started way back when I was a child watching my first episode of Star Trek. In addition to those fantastical scenes of space, what really captured my attention was this really close-knit team who was working together, manipulating this technological marvel with the sole purpose of exploring space and understanding new things and seeking new life. आप और हम तो हजारों किलोमीटर दूर यहां भारत में बैठे हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो कहा उससे हम और आप, हम सभी लोगों को एक गर्व की अनुभूति हुई है, क्योंकि जो बाइडेन ने कहा कि इंडियन अमेरिकन्स आर टेकिंग ओवर द कंट्री, और उन्होंने भारतीय मूल के लोगों की बहुत तारीफ की, और ये किसी भी भारतीय को ये जो बातें हैं ये बहुत अच्छी लगेंगी और आपको अपने देश पर जरूर गर्व होगा। अमेरिका की मंगल क्रांति में डॉक्टर स्वाति मोहन की भूमिका को शब्दों तक सीमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने असंभव से दिखने वाले इस मंगल मिशन को संभव कर दिखाया, और सबसे अहम बात यह कि जब वो इस मिशन को लीड कर रही थी तब भी उनके माथे पर ये बिंदी लगी हुई थी। ये बिंदी कहीं गई नहीं, और ये बिंदी भारतीय संस्कारों का सबसे बड़ा चिन्ह है। और जब उन्होंने जो बाइडेन से बात की तब भी ये बिंदी इसी तरह पूरी दुनिया को दिख रही थी। इसे आप समझ सकते हैं इससे कि नासा के कदम मंगल ग्रह पर जमाने वाली डॉक्टर स्वाति मोहन आज भी अपने भारतीय संस्कृति को भूली नहीं है, और जो उनकी रूट्स हैं, जो जड़ें हैं भारत में, उन्होंने अभी तक उन्हें भुलाया नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि आज का हमारा यह विश्लेषण सिर्फ डॉक्टर स्वाति मोहन के बारे में नहीं है, यह उन सभी लोगों को समर्पित है जो भारत से दूर रहकर भी भारत के गौरव को नई ऊर्जा दे रहे हैं। इसे आप कुछ आंकड़ों से समझिए। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की कुल आबादी लगभग 28 लाख है, जो वहां की कुल आबादी के 1% से भी कम है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय मूल के लोग अपनी मेहनत और काबिलियत से अमेरिका के विकास में बहुत अहम योगदान देते हैं। अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक भारतीय मूल के लोग अमेरिका के सबसे शिक्षित समाज की श्रेणी में आते हैं। पूरे अमेरिका में 25 साल या उससे कम उम्र के मात्र 28% लोगों के पास ही ग्रेजुएशन की डिग्री है, लेकिन इस डिग्री को हासिल करने वाले भारतीय मूल के लोगों का आंकड़ा 70% है। भारतीय मूल के लोगों के बाद कोरियन मूल के लोग सबसे ज्यादा शिक्षित समाज की श्रेणी में आते हैं, और इनकी संख्या 53% है। 2008 में राज्यसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक अमेरिका के 12% वैज्ञानिक, नासा के 34% वैज्ञानिक और अमेरिका के 38% डॉक्टर भारतीय मूल के हैं। यह आंकड़ा 13 वर्ष पुराना है, यानी आप खुद सोच सकते हैं कि यह संख्या अब वहां कितनी बढ़ चुकी होगी। इसे आप कुछ और आंकड़ों से समझिए। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट के 34% कर्मचारी, आईबीएम के 28% कर्मचारी, इंटेल के 17%, जेरोक्स के 13% कर्मचारी अमेरिका में भारतीय मूल के हैं। यही नहीं, भारतीय मूल के लोग इनमें से कई कंपनियों का नेतृत्व भी कर रहे हैं। जैसे सुंदर पिचई इस समय गूगल के सीईओ हैं, सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, अजय पाल सिंह बंगा मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, शांतनु नारायण अडोबे कंपनी के सीईओ हैं, और अरविंद कृष्ण आईबीएम के सीईओ हैं। यहां पर एक रोचक तथ्य यह भी है कि अमेरिका की बाइडेन सरकार में अब तक भारतीय मूल के 55 लोगों को जगह मिल चुकी है, और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन 55 लोगों में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम नहीं है, क्योंकि वो चुनाव जीतकर सरकार का हिस्सा बनी है। ये बाकी के लोग हैं जो चुनाव जीतकर सरकार का हिस्सा नहीं बने हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय मूल के जो लोग हैं, अगर उन्हें मौका दिया जाए, सही समय और सही मौका उन्हें दिया जाए, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। वो पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, और ये जो क्षमता है इसको हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम कभी उभार कर सामने नहीं ला पाया। हमारे अपने स्कूलों और कॉलेजों में हमारी अपनी क्षमताओं के बारे में हमें कभी बताया नहीं गया, क्योंकि हमारे देश के जो स्कूल थे और कॉलेज हैं वो एक फैक्ट्री की तरह बन चुके हैं। उनमें हमें सिर्फ ये पढ़ाया गया कि आपको बड़े होकर नंबर लेने हैं, परीक्षा में पास होना है अच्छे नंबरों से, और उसके बाद एक नौकरी करनी है। देश के बारे में आप क्या कर सकते हैं ये आपको नहीं पढ़ाया जाता।
और शुरू में हमने जिस रिपोर्ट के बारे में आपको बताया आरएसएस के स्कूलों में, जहां पर नेशन बिल्डिंग के बारे में बात होती है, राष्ट्रवाद के बारे में बात होती है, उन स्कूलों को हमारे ही अपने देश के लोग सांप्रदायिक कहने लगते हैं। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार किसने किया था। इस पर आप रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है। 100 दिनेर काजे আমরা নাম্বার 1। Yes, expired Prime Minister, I challenge you. ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। योर फूडी फ्रेंड शेफ अजय चोपड़ा आ गया हूँ मैं, आपका दोस्त शेफ गौतम महर्षि। वेलकम टू 3 course with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स एंड मेनी मोर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप।
1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। Your foodie friend, Chef Ajay Chopra. आ गया हूँ मैं आपका दोस्त शेफ गौतम मेहरिषि। वेलकम टू 3 Course with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स। साथ ही हम आपके लिए लाए हैं खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज वीडियोस एंड और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है। 100 দিনের কাজে আমরা নাম্বার 1। Yes, expired Prime Minister, I challenge you. ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। Your foodie friend, Chef Ajay Chopra. आ गया हूँ मैं आपका दोस्त शेफ गौतम मेहरिषि। वेलकम टू 3 Course with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स एंड मेनी मोर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप।
1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। Your foodie friend, Chef Ajay Chopra. आ गया हूँ मैं आपका दोस्त शेफ गौतम मेहरिषि। वेलकम टू 3 Courses with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स। साथ ही हम आपके लिए लाए हैं खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज वीडियोस एंड और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है। 100 দিনের কাজে আমরা নাম্বার 1। Yes, ex-Prime Minister, I challenge you. ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। Your foodie friend, Chef Ajay Chopra. आ गया हूँ मैं आपका दोस्त शेफ गौतम मेहरिषि। वेलकम टू 3 Courses with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स एंड मेनी मोर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप।
1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। Your foodie friend, Chef Ajay Chopra. आ गया हूं मैं आपका और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1913 में आज ही के दिन मशहूर शास्त्रीय गायिका गंगूबाई हंगल का जन्म हुआ था। वो शास्त्रीय संगीत और गायन के किराना घराने से ताल्लुक रखती थीं और उन्हें ख्याल की मलिका कहा जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल एक शैली होती है जिसमें गंगूबाई हंगल को महारत हासिल थी। उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित महान शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी के साथ संगीत की शिक्षा ली थी और संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तानसेन पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 1931 में आज ही के दिन महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक बहुत अहम समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में तय किया गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म करेगी और लंदन में होने वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेगी। इसमें यह भी तय किया गया था कि ब्रिटिश सरकार इंडियन नेशनल कांग्रेस की गतिविधियों पर रोक लगाने वाले अपने सभी आदेश वापस लेगी और नमक पर लगने वाला टैक्स भी हटा दिया जाएगा। ट्रेन में इस्तेमाल होने वाले पावर ब्रेकिंग सिस्टम को वर्ष 1872 में आज ही के दिन पेटेंट किया गया था। इसका आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने किया था और इस पावर ब्रेकिंग सिस्टम को एयर ब्रेक कहा जाता है जिसमें कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल होता है। वर्ष 1953 में आज ही के दिन सोवियत संघ के मशहूर नेता जोसेफ स्टालिन का निधन हुआ था। उन्होंने 1920 के दशक से 1953 तक सोवियत संघ की कमान संभाली थी और स्टालिन 1917 के रशियन रेवोल्यूशन के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक थे। स्टालिन ने कृषि पर आधारित सोवियत संघ को औद्योगिक शक्ति बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि उनके क्रूरता से भरे शासनकाल में लाखों लोगों की जान भी गई थी। और वर्ष 1827 में आज ही के दिन इटली के महान वैज्ञानिक एलेजेंड्रो वोल्टा का निधन हुआ था। उन्होंने इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार किया था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पता लगाने वाले स्टैंडर्ड यूनिट वोल्ट का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। एलेजेंड्रो वोल्टा ने मीथेन गैस, वोल्टेज और वोल्ट मीटर की भी खोज की थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने संस्कारों से कटा हुआ मनुष्य उस वृक्ष की तरह होता है जिसकी जड़ों को काट दिया गया है। इसलिए अपनी जड़ों को हमेशा कसकर पकड़े रहिए। नमस्कार।